गंगा में नहा लिए लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं की, तो क्या वो धर्म के ऊपर है? नहीं। वो नहीं धर्म के ऊपर है। एक वृक्ष होता है, कौन कहता है उसे कि तू इस मौसम में तुझे फल देना है? कोई लेकिन नहीं नहीं, कहता। उसको अपने धर्म का पता है। ये सूर्य है, चंद्रमा है, क्या इनको किसी ने टाइम सेट कर रखा? शायद आप जानते हो, अगर 8 मिनट तक सूर्य की रोशनी धरती से दूर हो जाएगी तो ये सारा बर्फ में तब्दील हो जाएगा। लेकिन एक इंसान है जो हर कदम पर, हर क्षण, हर मिनट अपना धर्म तोड़ता रहता है। मैं एक आपको ऐसा मंत्र देता हूं जिसमें ना तो आप कभी उलझन में आओगे, लेकिन मैं जिसको मानता हूं कि ओम से बड़ा कोई मंत्र है ही नहीं। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः काम दम मोक्षम च ओंकाराय नमो नमः। लेकिन कहते हैं 18 से कम नहीं होना चाहिए, 18 से ज्यादा हो तो आप मैरिज कर सकते हैं, लेकिन 18 की 50% कॉम्बिनेशन वहां पर कहते हैं कि आप एग्री है, हर कोई यस कर देता है, उसके लिए भी आप शादी कर सकते हैं। कोई भाग्य विधाता नहीं है। लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया कि कोई समस्या आई बच्चे के जीवन में या किसी पर्सन के जीवन में, वो क्या करता है, सबसे पहले अपनी कुंडली लेकर के दौड़ता है ब्राह्मण के पास, ज्योतिषी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, जाकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण कराता है। जबकि मैंने बताया कि जिस घर के अंदर आप रहते हो वहां का वास्तु भी हमारी लाइफ पर उतना ही इफेक्ट पाता है जितना कि जन्म कुंडली का है। पूर्व और दक्षिण का मिलन होता है, जिसे हम अग्नि कोण कहते हैं। वहां अग्नि का वास या अग्नि का पॉइंट है। तो अगर आपके घर का किचन वहां पर है, बहुत कम जीवन में आपको देखने का आएगा कि आपकी जो घर में आने वाली पेमेंटें हैं उनके आने में कोई समस्या हो, या एक मनी का जो फ्लो बनता है उसमें कोई समस्या है। कोई सरकारी जॉब में भी, अब कोई आर्मी पर है, कोई पुलिस महकमे है, कोई फायर ब्रिगेड में है, या कोई प्रॉपर्टी का काम करता है, रियल एस्टेट का, तो साउथ का दरवाजा उसके लिए बहुत अच्छा होता है। न्यायाधीश है, कोई किसी ने लॉ की है, कोई वकील है, कोई जज है, कोई राजनेता है, तो मैं कह सकता हूं कि उसको पश्चिम का दरवाजा बड़ा प्रॉफिट करता है। हाय दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं आपके सामने कृष्ण वाइब बूस्टर में कुछ बातें करते हैं, इंटरेस्टिंग सी बातें करेंगे आज। फिर आप लोग उलझे रहते होंगे अपने जन्म कुंडली के बारे में, वास्तु के बारे में, ग्रहों के चाल के बारे में। तो आज बात करते हैं इंटरेस्टिंग सी कुछ चीजों के बारे में जो हमारे डेली लाइफ के अंदर इफेक्ट करती है हमें। तो आज बात करते हैं मिस्टर मनोज शर्मा जी से जो हमारे साथ है। तो हाय मनोज जी, कैसे हो? नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम सर। मनोज जी, जन्म कुंडली और वास्तुशास्त्र या वास्तु हमारी लाइफ में कितना इम्पैक्ट करता है? पहले थोड़ा सा जन्म कुंडली की बात कर ले तो जन्म कुंडली क्या होती है, कैसे स्टार्ट होता है लाइफ में उसका पड़ाव, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। जन्म कुंडली और वास्तु शास्त्र दोनों अलग अलग है। जैसे जन्म कुंडली लगाई, हमारी लाइफ कैसी होगी, कैसे चलेगी, हम क्या बनेंगे, किस समय पे बनेंगे, कौन सा समय कठिन आएगा, कौन सा ठीक आएगा, ये सब जानकारी हमें जन्म कुंडली से मिलती है। जन्म कुंडली क्या है कि किस स्थान पर किस समय में बच्चे ने जन्म लिया, तो वो ही निर्धारित करती है कि उसकी जन्म कुंडली कैसी होगी। तो रहा वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र वो आप कहें आपका घर, उसकी लोकेशन, उसका हर एक पार्ट किस लोकेशन पर बना हुआ है। आप कहें कि आपकी जीवन लाइफ वो एक कुंडली है, आपका घर एक वास्तु है। ओके। दोनों ही प्रश्न ये अलग अलग है। तो लोगों के बीच में भ्रम रहता है कि जन्म कुंडली
और वास्तुशास्त्र। तो थोड़ा सा ना आज बात करते हैं कि जन्म कुंडली कहाँ हमें इफेक्ट करती है, कैसे इस चीज की शुरुआत हुई, थोड़ा सा आपने जैसे कि बताया अभी, और थोड़ा सा और थोड़ा डीपली बात करते हैं इसके बारे में कि ये कैसे निर्धारित होता है कि ये पर्सन ऐसे ऐसे काम करेगा अपने भविष्य में जाके। देखिए, जन्म कुंडली की जब हम बात करते हैं, जन्म कुंडली एक ऐसा पार्ट लगा हुआ जिसके अंदर 9 ग्रह हैं और 12 घर होते हैं। उन ग्रहों का उन 12 भावों के अंदर उनकी स्थिति क्या है, कितनी डिग्री पर है वो, और ग्रह कहां कहां बैठे हुए हैं, वो ही आपकी पूरी लाइफ को सेटअप करते हैं। अच्छे भावों में, अनुकूल भावों में ज्यादा ग्रह बैठे हुए तो आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। अगर नेगेटिव भावों में ज्यादा ग्रह बैठे हुए तो आपकी लाइफ वहां से कठिनाइयों से चलेगी। रही बात 12 भाव कुंडली के, पहला भाव जो शरीर है, तन जिसे कहते हैं, दूसरा भाव धन, मनी, तीसरा भाव सहज भाव जिसे कहते हैं, प्रेम भाव या भाई बहन का भाव होता है। परिश्रम का भी यहीं से देखा जाता है कि आप जीवन में कठिनाई परिश्रम अधिक करोगे या परिश्रम कम रहेगा। किसी चीज को पाने के लिए कई बार बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, वो आपका तीसरा भाव आपकी लाइफ का बताएगा। चौथा भाव आपका होता है माता का भाव, जमीन जायदाद गाड़ी आदि का भाव। पांचवा भाव होता है आपका ज्ञान बुद्धि संतान। छठा भाव हानि रोग या कोर्ट झगड़ा आदि। सातवां भाव पत्नी का भाव होता है दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, यहीं से देखी जाती है। आठवां जो भाव है, आठवां, वो बीमारियां, आयु या जीवन में ज्यादा समस्याएं। सबसे इंपॉर्टेंट कठिनाइयों के लिए भाव आठवां है। और नौवां भाव आपके धर्म का है, भाग्य का है। 10वां आपके कर्म का है, पिता का है। 11वां भाव आपके लाभ का है और 12वां हानि का है। अब इनमें ग्रह कौन कौन सी स्थिति में बैठे हैं वो ही निश्चित करेंगे कि आपकी लाइफ कैसे चलेगी, क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। अगर पहला भाव से लगन कहते हैं कुंडली के अंदर, लगन 5वां भाव जो बुद्धि का है और 9वां भाव जो भाग्य है, धर्म है। अगर यहां पर ज्यादा ग्रह की स्थिति बनती है तो आपकी लाइफ ज्यादा सफलताओं से भरी हुई, खुशियों से भरी हुई इस प्रकार बीतेगी। अगर छठा भाव हानि का है, कर्ज का है, 8वां आयु रोग, 12वां खर्च, अगर यहां पर ज्यादा ग्रहों की स्थिति बनती है तो आपकी लाइफ कठिनाइयों के साथ बीतने वाली है। तो ग्रहों की जो चाल होती है वो कैसे पलटती है एक इंसान की लाइफ में, कैसे उसमें बदलाव आता है? ग्रहों की चाल, पहली तो बात, जिस समय पर इंसान का जन्म होता है वो स्थिति उस समय की, जिस समय की सूर्य की पोजीशन, चंद्रमा की पोजीशन या मंगल बुध गुरु बृहस्पति, अलग अलग इनकी पोजीशन जो होती है, वो उस समय के जो सेटअप बनता है इन ग्रहों का, वो पूरी लाइफ इफेक्ट डालता है। एक बिंदु, जिस बिंदु पर आकर के उस टाइमिंग पर जो बर्थ बच्चे का टाइम होता है, वहीं से जन्म कुंडली निर्धारित करती है हर चीज को,
आपकी सफलताओं को, खुशियों को। तो ग्रहों की चाल वैसे तो हर महीना, जैसे सूर्य है, हर महीने के बाद उसकी राशि परिवर्तन होता है। लेकिन रही बात जन्म कुंडली में, वो सेम एज इट इज वही रहेगी जिस समय आपका जन्म हुआ। ओके। लेकिन उनकी महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रियंतर दशाएं, वो समय के अनुसार ज्यो ज्यो आपकी आयु चढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, यों यों उनकी चाल भी समय के साथ बीतती रहती है। लेकिन कहना एक बिंदु ऐसा जब आपका इस धरती पर अवतरण हुआ या आपका जन्म हुआ, वो बिंदु ही मुख्य होता है किसी जन्म कुंडली को बनाने के लिए, उसको निर्धारित करने के लिए, या अन्य कोई भी जीवन में किसी भी सफलता के लिए, रोग के लिए, बीमारी के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, नौकरी के लिए। तो क्योंकि हर ग्रह की एक निर्धारित, आप कहें तो इसको टाइम पीरियड कह सकते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य का टाइम पीरियड एक 7 वर्ष का होता है। चंद्रमा है, चंद्रमा का 10 वर्ष का माना गया है। मंगल है, वो 7 वर्ष का होता है। फिर उसके बाद जैसे बृहस्पति, बुध, शुक्र, इनके अलग अलग टाइम पीरियड होते हैं जिसके अंदर इंसान का जीवन चलता रहता है। अगर अच्छे ग्रहों की लाइफ में दशाएं आती हैं तो लाइफ अच्छा बीतता है। अगर बुरे ग्रहों की दशाएं, बुरा तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन जो मैंने आपको बताए थे 6, 8वें और 12वें कठिन भावों में जो ग्रह बैठे होंगे, उनकी महादशाएं आएंगी तो जीवन में आपको ज्यादा कठिनाइयां फेस करनी पड़ती। यहीं से क्वेश्चन निकलता है, वास्तु भी यही निर्धारित करता है लगभग। जैसे ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, ये धरती भी 5 तत्वों से बनी हुई है। अब वास्तु है तो वास्तु के अंदर भी 5 तत्व ही देखे जाते हैं। जिस प्रकार जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इनसे ही हमारा शरीर बनता है और इनसे ही वास्तु बनता है, वास्तु इनसे देखा जाता है। सारे के सारे जो दुनिया में इंसान पैदा हो रहा है, वो सारे के सारे क्या चाहते हैं कि हमें हर टाइम, हर समय लाभ हो, हानि ना हो। तो ये लाभ कैसे निर्धारित करते हैं ग्रहों की चाल? क्या एक इंसान बहुत अमीर है, एक इंसान गरीब ही है, तो यहां पे कोई उनके कर्म या काम पिछले जन्म में या आज के जन्म में, वो बातें थोड़ा क्लियर बताएंगे कि एक जन्म कुंडली में कहाँ लिखे होते हैं और उसको कैसे सुधारा जा सकता है अगर कोई इंसान हानि में हो? जीवन में दुख तो कोई नहीं चाहता, हाँ, तो लेकिन आता है। हर किसी कामना सुख की होती है। लेकिन सेम टाइम पर एक बच्चे ने जन्म लिया, किसी ऊंचे घराने में, ऊंचे कुल में लिया, जन्म लेते ही वो करोड़ों का, अरबों का मालिक बन गया। उसने क्या किया वहां पर? क्या उसने जन्म लेते हुए कर्म किया? अभी तक तो कुछ नहीं। एक बच्चे ने जन्म लिया फुटपाथ पर, एक झोपड़ी के अंदर, शायद उसके सर पे छत भी ना हो, तो उसने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया वहां पर? तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि पूर्व जन्मों का कोई कर्म होता है, संचित कर्म होता है कोई ना कोई, जहां आकर के आपको इस जीवन में सुख देगा या दुख देगा, या किस कुल में आपका जन्म होगा, वो कोई ना कोई निर्धारित तो करता है। मतलब पिछला जो जन्म हमारा होता है उसके साथ हमारा कुछ ना कुछ लेखा जोखा होता है आज के जन्म में। बिल्कुल होता है। आप वैसे तो हम कहते हैं 21वीं सदी में है, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल बात आपके सामने करता हूं। ये जो कॉन्सेप्ट जिसे आप लोग आज के समय में अत्यधिक कहते हैं कि ब्राह्मणों का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, नहीं। अगर ये कॉन्सेप्ट झूठ होता तो इतने
लंबे टाइम पीरियड से जो चला आ रहा है, ये कभी का खत्म हो जाता मतलब कि आपका कहना है कि झूठ लंबे टाइम तक नहीं चलता। झूठ एक के पावन नहीं होते, झूठ बिल- लंबे टाइम नहीं चलेगा। बिल्कुल। ठीक। कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। वो बात अलग है कि जिसके आप सर्कल में हो, जिसके पास आप जाते हो, उसका ज्ञान किस लेवल का है। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट झूठ होता तो मैं मानता हूं कि झूठ लंबे टाइम तक नहीं चलता। लेकिन जब से हम देखते आ रहे हैं हजारों वर्षों से, ये एक कॉन्सेप्ट ऐसे का ऐसा एज इट इज चल रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। वही 12 भाव है, वही 9 ग्रह हैं, जिनको देख करके हर ब्राह्मण आपकी जन्म पत्रिका को देख करके आपका भूतकाल, वर्तमान, भविष्य बताता है आपको। लेकिन ये एक स्टडी है, ये एक एजुकेशन है। अब वो बात अलग है कि किस ब्राह्मण देवता ने या किसी पर्सन ने उसको स्टडी कितना किया है। क्योंकि प्रैक्टिकल बात, एक क्लास के अंदर एक गुरु पढ़ाता है, बच्चे 50 बैठे हैं, जरूरी नहीं कि हर के हर पास हो, या मेरिट लिस्ट में आई या फर्स्ट डिवीजन आई, उसमें फेल भी हो जाते हैं, पास भी हैं, मेरिट भी हैं। क्योंकि जिसने उन ज्ञान को जितना अपने अंदर ग्रहण किया तो उसने उतना ही पाया। अब फील्ड कोई भी हो, ये भी एक शिक्षा है, एक साइंस है। आप लोगों को शायद आज पता लगा होगा कि इस ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल सूर्य है, धरती के सबसे नजदीक चंद्रमा है, उससे आगे मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है। तो आज तो 21वीं सदी में हम कह सकते हैं कि हमने इन ग्रहों की खोज की, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों हजारों साल पहले हमें ऐसा कॉन्सेप्ट बना के दे दिया जिस समय के हम लोग मानते हैं कि साइंस इतनी विकसित नहीं थी। तो उन लोगों को कैसे पता था कि इस धरती के नजदीक या इस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट चंद्रमा का होता है, उसके बाद मंगल का इफेक्ट होता है। अगर मैं समझाना चाहूं, समुद्र देखा आपने, समुद्र की लहरें कभी आगे आती हैं, कभी पीछे जाती है। वहां भी डायरेक्ट चंद्रमा की रोशनी ही इफेक्ट डालती है, उसकी लोकेशन इफेक्ट डालती है। कैसे? जैसे जब चंद्रमा की रोशनी घटती है, जिसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, अंधेरी रातें होती हैं, उसमें सागर की लहरें पीछे की ओर जाती हैं, जिसे ज्वार भाटा कहते हैं। ओके। तट से पीछे की ओर लहरें जाती हैं। लेकिन जैसे शुक्ल पक्ष आता है, चंद्रमा की रोशनी धीरे धीरे अमावस के बाद बढ़नी शुरू होती है, समुद्र की लहरें किनारे की ओर आती हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ इतनी बातें हैं इस धरती पर, इस सृष्टि में, जहां आदमी मानने को मजबूर हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट जो है वो सच्चा है, झूठ नहीं है। अब यही बात घर के वास्तु की है। ये मैंने बताया आपको कि 12 भाव 9 ग्रहों की स्थिति वो निर्धारित करती है। अब घर का वास्तु भी इसी प्रकार से, ये धरती 5 तत्वों से बनी है, जल, अग्नि, वायु, मिट्टी, स्पेस इसके अंदर है। वैसे घर का वास्तु 5 तत्वों से बनता है। जिधर जल का पार्ट है वहां पर आपने नल लगाया है या समर्सिबल आदि लगाया है या पानी की टंकी आदि स्थित है, वो उचित है। लेकिन जल के पास अग्नि का आना, आपने वहां किचन बना दिया जल के पार्ट में, तो वास्तु दोष वहां से उत्पन्न होता है।
कैसे? कुछ अब मैं आपको बताऊं तो पंच तत्व जब बना, नॉर्थ का पार्ट जो हम मानते हैं वो जल का पार्ट मानते हैं, वाटर, हम्म, वाटर एलिमेंट। ओके। उससे आगे का पार्ट एयर एलिमेंट है, एयर एंड वुड। हाँ, उससे आगे का पार्ट जो है वो अग्नि का है। उससे आगे अर्थ और फिर स्पेस है। अब जल में अगर जल की पोजीशन होगी तो वो ठीक है, लेकिन आप जानते हैं जहां जल हो वहां अग्नि नहीं रह सकती। जल अग्नि को बुझा देता है, लेकिन वास्तु के अंदर जल जो है, जल की एक धारा होती है। जीवन में उसी प्रकार नए नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आनी, ये आपका नॉर्थ निर्धारित करता है आपके घर के अंदर, कि आपके बिजनेस में कितनी तरह से इनकम आएगी या कितने प्रकार के आप बिजनेस करोगे। कई बार आपने देखा हो एक आदमी 5-5, 7-7 बिजनेस इकट्ठा करता है, हाँ, तो हो ना हो उसके घर का जो नॉर्थ का पार्ट है वो बहुत अच्छा है, और किसी किसी आदमी का एक बिजनेस भी अच्छा नहीं चलता। लेकिन ये वास्तु है बहुत, अभी तो मैं बेसिक पे बात कर रहा हूं, इसकी बहुत गहराई की बातें हैं। पंच तत्व हैं, पंच तत्वों में फिर 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाओं में फिर आगे उनके जहां दिशाओं का मेलन होता है, जैसे उत्तर पूर्व का है, पूर्व दक्षिण का है, दक्षिण पश्चिम का है, पश्चिम उत्तर का है। वो पार्ट जिसे हम ईशान कहते हैं, अग्नि कहते हैं, नैऋत्य कहते हैं, वायव्य कहते हैं। फिर वायव्य का उत्तर का मिलन जो बीच का होता है वो पार्ट अलग है। वास्तु शास्त्र के अंदर हम 4 नहीं, 8 नहीं, 12 नहीं, 16 दिशाओं की बात करते हैं। ये इतना गहराई का विषय है, पॉइंट है, लेकिन इसकी बात फिर कभी करेंगे। यहाँ पे जो धरती पे हम लोग इंसान है वो लगभग 700 करोड़ से ज्यादा होगा, जो पूरी धरती हाँ, पे। लगभग आइडिया ये। और हमें ना अलग अलग धर्मों में, जात में बांटा गया है। जैसे कि हम तो सनातनी हैं, हिंदू हैं, जिसको बोला जाता है, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, बिल्कुल, बुद्धिस्ट भी हैं। बिल्कुल। तो जो दूसरे लोगों के धर्म के लोग जो हैं, हाँ, क्या ये चीज उनके ऊपर भी इफेक्ट करती है जन्म कुंडली कहीं पे? देखो इफेक्ट तो करती है। कैसे? अब सूर्य है, सूर्य का प्रकाश तो हर इंसान को बराबर मिलता है, चंद्रमा का प्रकाश भी बराबर मिलता है। लेकिन एक मिनट, मैं एक बीच में एक बात पूछना चाहूंगा कि बट वो लोग हमारी इस जन्म कुंडली के बारे में बिलीव नहीं करते। हाँ, ये हो सकता है या होता भी है, क्योंकि मेरे को दूसरे धर्म के बारे में, दूसरा धर्म तो नहीं कह सकता मैं उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं पाठ तो वो कभी ना कभी सनातन का ही रहा होगा। ओके। जो आप कहां तक गिनती करते हो किसी भी धर्म की, किसी पंथ की? अब लगाओ, सिख धर्म है, जहां तक मेरी जानकारी है 500 से 550 वर्ष हुए हैं इस धर्म को, पंथ को चले हुए। उससे पहले लगभग 2024 चला हुआ है, जहां से कहते हैं यीशु का जन्म हुआ था, जहां से सन जो हम कहते हैं 2024 अब चला हुआ। इतना ही पार्ट, इतना समय हुआ यीशु के जन्म को। फिर उससे पुराना मुस्लिम धर्म है, लेकिन सनातन धर्म जिसकी हम बात करते हैं, इसका यही नहीं पता ये कब से चल रहा है। लेकिन जिसकी उत्पत्ति हुई है, उसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं से तो हुई। सिख धर्म है, जहां हो ना हो, बिलीव करे ना करे, लेकिन वहां निकले जो है वो निकले तो एक सनातन धर्म से ही है, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक अपनी फौज तैयार की थी अत्याचारियों से लड़ने के लिए, इस सनातन को बचाने के लिए। उससे पहले जो धर्म चले हैं, लेकिन सनातन धर्म आप वो कह सकते हैं कि जो एक वृक्ष की जड़ है। जो एक वृक्ष बड़ा हो गया, उसकी अलग अलग टहनियां हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे अलग हो गई वो। तो उसी प्रकार है, अब हर धर्म में जैसा उनके धर्म ग्रंथों ने उनको निर्देश दिया, जैसा उनके महापुरुष लिख करके गए, वो उसको ही फॉलो करते हैं।
अब हमारा धर्म है, हमें अगर हमारे मन में कोई जिज्ञासा होती है, कोई प्रश्न होता है, हम्म। तो हम उसका निवारण कहाँ से करते हैं? हम अपने धर्म ग्रंथों को उठाते हैं, वहीं से जाकर के उसका निवारण होता है। तो धर्म, अगर मैं कहूं आपको, मैं धर्म हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई को नहीं मानता, जबकि मैं जन्म से, मैंने एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले रखा है, लेकिन मैं धर्म मानता हूं किसको? धर्म वो है जो इंसान का कर्तव्य होता है। ओके। हाँ, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है आप इसकी, अगर सुनोगे बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है ये। जो इंसान का कर्तव्य है ना, वो उसका धर्म है। अब वो सब धर्मों में समान है। एक इंसान का जन्म होता है, उस इंसान का जन्म होने के बाद उसके जो कर्तव्य है, आप उसको उसका धर्म कह सकते हो। मेन कि आप अगर इसको धर्म कहते हो कि हमने पूजा पाठ किया है या अपने धार्मिक जो घर हैं वहां जाकर सिर झुकाया है, वो एक आपके मन की शांति के लिए हो सकता है, कोई इच्छा के लिए हो सकता है, एक मन को सुकून देने के लिए हो सकता है। लेकिन धर्म थोड़ा इससे हटके है। धर्म है आपका कर्तव्य, जो आपका या मेरा या थर्ड किसी का भी अपने माँ बाप के प्रति कर्तव्य होता है। जब तक उसने उस कर्तव्य को पूरा नहीं किया तो समझ उसका धर्म अधूरा है। अब वही गंगा में नहा लिए लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं की, तो क्या वो धर्म के ऊपर है? नहीं, वो नहीं धर्म के ऊपर है। अब समाज के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो हमारा धर्म है। प्रकृति के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो हमारा धर्म है। एक इंसान को छोड़ करके आज के समय में इस धरती पर हर कोई अपने धर्म को पूरा कर रहा है। एक वृक्ष होता है, कौन कहता है उसे कि तू इस मौसम में तुझे फल देना है? लेकिन नहीं, उसको अपने धर्म का पता है। ये सूर्य है, चंद्रमा है, क्या इनको किसी ने टाइम सेट कर रखा है? क्या कोई कहता है इनको कि आपने इस समय पे जाके प्रकाश देना है, इस समय अस्त होना है? नहीं। लेकिन नहीं, वो अपने धर्म पर टिके हुए हैं। शायद आप जानते हो, अगर 8 मिनट तक सूर्य की रोशनी धरती से दूर हो जाएगी तो ये सारा बर्फ में तब्दील हो जाएगा। ओनली 8 मिनट। तो आप सोचें कि वो सूर्य जिस दिन अपने धर्म से हट गया उस दिन क्या होगा। ये हवा जो हर दिन चल रही है, हम सांस लेते हैं, जिस दिन इसने अपना धर्म तोड़ दिया तो उस दिन क्या होगा। लेकिन एक इंसान है जो हर कदम पर, हर क्षण, हर मिनट अपना धर्म तोड़ता रहता है। तो धर्म की व्याख्या बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन वही बात है कि हमने उसको डिवाइड कर दिया हिंदू, सिख, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाइयों में, लेकिन धर्म कुछ और है। मेरा एक क्वेश्चन है कि इंसान को सुबह से लेकर देखो शाम तक बहुत से काम होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो किस तरीके के जो काम ज्यादा करें जिसमें लाभ ही लाभ मिले? ये आप क्वेश्चन मेरे से समाज के प्रति पूछ रहे हो या बिजनेस के प्रति? बिजनेस के प्रति, अपने प्रॉफिटेबल लाइफ के प्रति। बस तो हर वो कर्म, मैं मानता हूं, हर वो कर्म जिसको करने से किसी को खुशी मिली, किसी को दुख ना मिला हो, तो वो आपके लिए भी प्रॉफिटेबल है और समाज के लिए भी। आपने कोई कर्म किया लेकिन आपको तो उसमें प्रॉफिट हुआ, लेकिन एक आदमी को लॉस हो गया या किसी का दिल उसमें आघात पहुंचा, ठेस पहुंची, तो मैं उस कर्म को अच्छा नहीं मानता। देखो, आपने कहा कर्म करना जिससे उसको लाभ हो, खुशी मिली हो, या देखो खुशी आएगी अगर पैसा आ रहा है उसके पास। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज खाने के शौकीन है, जो बनाने वाला है, वो कमा रहा है, तो वो क्या इंसान उसको डेली जैसे कि मुर्गे को काट के वो बनाता है, वो अपना कर्म कर रहा है, कुक तो कर्म कर रहा है, ठीक है, तो उस बात को कहां तक एक बताएंगे कि वो ठीक है चीज उसका कर्म करना वहां पे?
मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, क्या आप किसी को, मृत व्यक्ति को जीवन दे सकते हो, नहीं दे सकता। या कोई दे सकता है? नहीं। तो उसको अधिकार किसने दिया किसी का जीवन लेने का? किसी ने नहीं वो दिया। पैसे के लालच में आकर के, या कहीं किसी के पास नौकरी करके उस कार्य को करने लग गया अपने हाँ। जीवन यापन के लिए। हम्म। लेकिन अब इनकम का साधन तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि किसी जीव की हत्या करना ही इनकम का साधन हो। मैं मानता हूं जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें अधिकार नहीं किसी का जीवन लेने का। जो आपने वेज नॉन वेज की बात की, तो मतलब हमें वो चीज पे मैं नहीं जाना चाहिए। इससे मैं थोड़ा दूर हूं, और मैं इसको अच्छा भी नहीं मानता। अच्छा नहीं। क्योंकि जो कार्य हम किसी को नहीं दे सकते, हम किसी को जीवन दे ही नहीं सकते, तो हमें लेने का अधिकार कैसे? अलग अलग तरीके काम करने पड़ते हैं, तो इस वजह से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। एक मंत्र कोई देंगे जिसमें एक पॉजिटिविटी ज्यादा आए, ज्यादा चैंटिंग करने से, ज्यादा उसको ध्यान लगाने से पॉजिटिव वाइब्स मिलती रहे। मैं एक आपको ऐसा मंत्र देता हूं जिसमें ना तो आप कभी उलझन में आओगे, क्योंकि हमारा सनातन धर्म एक ऐसा है जिसके अंदर हम कहते हैं कि हम 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ओके। अगर आपने राम का नाम लिया तो कहीं ना कहीं मन में होता है कि कृष्ण का रह गया। भगवान विष्णु का लिया तो कहीं ना कहीं लगता है कि भगवान शंकर का रह गया। लेकिन मैं जिसको मानता हूं कि ओम से बड़ा कोई मंत्र है ही नहीं। ओमकार बिंदु दहंती योगिन है, काम दम मोक्ष तुम च ओंकाराय नमो नमः। सर क्या दोबारा रिपीट करेंगे इस मंत्र को एक बार फिर से थोड़ा हाथ। ओमकार बिंदु तुम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, काम दम मोक्ष तुम च ओंकाराय नमो नमः। ओम, जहां से सब रचना हुई है, जहां जाके सबको मिल जाना है, यही सनातन पद्धति है। शायद आपने सुना हो, सिख धर्म में भी कहते हैं एक ओमकार। हम ओम कहते हैं, वो कहते हैं एक ओमकार। बात यही है। तो ओम से बड़ा कोई मंत्र नहीं हो सकता। यहां ना ही आपको इस बात का संशय रहेगा कि मैंने किसी का नाम लिया ना लिया। जब ओम लेते हैं तो सारी सृष्टि हर इसके अंदर होती है, जिनसे कहते हैं ओम से ही ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। हर जीव, वनस्पति, देवी देवता सब यहीं से जन्मे। ओम से बड़ा कोई मंत्र नहीं हो सकता। हम हरियाणवी लोग, हरियाणा कल्चर है, यहां भी एक, वैसे तो मैंने ज्यादा नहीं सुना, लेकिन एक यहां पर बड़े बुद्धिजीवी हुए हैं, पंडित लक्ष्मीचंद जी। अगर आप लोगों ने उसके बारे में सुना, उन्होंने 2 लाइन लिखे हैं, लेकिन उस 2 लाइन के अंदर लोगों कि उन्होंने इस बात का संशय ही निकाल दिया कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई। जो सिमरन करे ओम का उसकी शुद्ध आत्मा। ना उन्होंने कहा कि आप राम का सुमिरन करो, ना कृष्ण का, ना शिव का, ना विष्णु का। वो कहते हैं ओम का सुमिरन करो, इससे बड़ा ना। तो मंत्र, अगर मैंने आपको भगवान विष्णु का मंत्र दिया और कभी रास्ते में भगवान शंकर आ गए, तो आपके मन में कल को क्वेश्चन कुछ और आ जाएगा कि शायद मैं इनकी पूजा करना स्टार्ट करूं। द्वैतवाद और अद्वैतवाद भी यही है। जहां 2 है वो द्वैत है, जहां सब एक है तो वो अद्वैत है। तो मंत्र आप कहें तो मैं आपको कहूंगा ओम से बड़ा कोई मंत्र हो ही नहीं सकता। जी, एक बातचीत करना चाहूंगा जन्म कुंडली में कि ये चीजें कहाँ पे और कैसे लिखी होती है कि ये पर्सन ये कर्म करेगा या इस कर्म से, इस कार्य से इसको ये इफेक्ट आएगा। कुंडली देखने का मैंने कहा भी, भाव तो 12 ही है, ग्रह 9 हैं।
लेकिन हर गुरु का, हर ब्राह्मण का अपना देखने का, सोचने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे अगर आपके कुंडली में पोजीशन सूर्य, बृहस्पति और मंगल की ठीक है, क्योंकि दो तरह के ग्रह होते हैं कुंडली के अंदर, एक कारक और एक मारक। अगर एक कारक और मारक, कारक जो काम बनाएंगे, मारक जो काम को मारेंगे, बिगाड़ेंगे। अगर कारक ग्रह आपके सूर्य, मंगल, बृहस्पति बनते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जॉब में बेनिफिट मिलता है या जॉब मिल जाती है आपको बड़ी आसानी से। लेकिन अगर वो बुध, शुक्र और शनि अगर ये आपके कारक बन गए तो आपको अपना बिजनेस ही करना चाहिए। मेरा एक खुद का अनुभव है इस बात का। फिर आपको ज्यादा अपना बिजनेस ही सूट आता है। तो दो तरह होती है कि जॉब, एक बिजनेस। इंसान कहीं से भी अगर दो पैसे कमाता है, या तो जॉब से कमाएगा या अपने बिजनेस से कमाएगा। तो अगर कोई इस बात की नॉलेज रखता है, या आजकल आप देखें इंटरनेट या बहुत से ऐप ऐसे आ गए हैं कि आप अपने घर में बैठ कर के ही ज्यादातर अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं, या यूट्यूब वगैरह इतनी फैसिलिटी हो गई। तो अगर लगन, जिसे पहला भाव कहते हैं, पांचवां भाव और नौवां भाव, इसके मालिक सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति बनते हैं तो इंसान को जॉब बड़ी आसानी से मिलती है, उसको जॉब करनी चाहिए। और अगर बुध, शुक्र, शनि वहां के मालिक होते हैं तो उसको अपना बिजनेस करना चाहिए, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो क्या हमें समय समय पर जो ग्रहों की दशा के बारे में पता करना चाहिए पंडितों से? देखिए, अगर आप समय समय पर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराते रहें तो शायद बहुत सी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं, या वो समस्याएं हल हो सकती हैं। तो हर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल में कम से कम एक बार जाकर के ये जो कुंडली के जानकार होते हैं, पंडित जी, ब्राह्मण, देवता या अदर जिनको भी इसकी नॉलेज होती है, उनसे विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। क्योंकि जीवन में एक आने वाला संकट जो अभी आने वाला है, उसकी सूचना आपको पहले मिल जाती है कि आपका यह समय कठिनाई वाला हो सकता है। उससे संबंधित जो उपाय होते हैं आप उनको करोगे भी। अगर उनको करोगे तो शायद वो उतना इफेक्ट ना डाले, उतना ज्यादा नुकसान ना कर पाए जो हो सकता। तो समय समय पर यही है कि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण, अध्ययन कराना चाहिए। शादी के बारे में पूछना चाहता हूं कि ये मन में एक शंका रहती है कि किससे करूं, किस समय पे जाके करनी चाहिए। तो जन्म कुंडली में ये चीजें कैसे पता, हम लोगों को एक पार्टनर को चूज करना, ये चीज कहाँ तक हमारी जन्म कुंडली में लिखा होता है कि ये एक शादी होगी, 2 शादी होगी, ये बातें समझाई जाती है शास्त्र की तरफ से, या जन्म कुंडलियों में हमें बताई जाती है, हस्तरेखा पढ़ी जाती है। तो इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा कि शादी की विवेचना या शादी के बारे में कब से सोचना चाहिए? देखिए, वैसे तो शादी का जो भाव माना गया है वो 7वां भाव माना गया है दाम्पत्य जीवन का। आपका दाम्पत्य जीवन कितना खुशहाल रहेगा, या कितना टफ होगा,
या कितना इजी होगा, ये सब निर्धारित करता है आपकी कुंडली का 7वां भाव। लेकिन खुशहाल रहेगा या किस समय पे जाकर के आपकी शादी होगी, वो टाइम पीरियड क्या होगा। लड़की की कुंडली में बृहस्पति और लड़के की कुंडली में शुक्र, क्योंकि शुक्र को हम ज्योतिष के अंदर लक्ष्मी सूचक मानते हैं, लक्ष्मी कारक, स्त्री कारक, और बृहस्पति को नारायण। एक लड़की के लिए पति नारायण का रूप होता है और एक पति के लिए उसकी पत्नी एक लक्ष्मी के समान होती है। तो जो शुक्र की स्थिति लड़के की जन्म कुंडली में होगी वो अनुकूल हुई तो उसका जीवन उतना अनुकूल होता है, और लड़की कुंडली में बृहस्पति अनुकूल है तो पति के साथ उसके संबंध उतने ही मिठास भरे रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जन्म कुंडली में विवाह का जो पॉइंट बनता है वो 7वां भाव ही बनता है। वैसे तो अदर कुछ भाव होते हैं वो भी इफेक्ट डालते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्ट डालता है वो 7वां भाव होता है। पार्टनर को कैसे चूज करें, एक अच्छा पार्टनर कैसे चूज करें? आपने सुना है कि गुण मिलान होते हैं। कुंडलियां, वही क्वेश्चन था मेरा। हाँ। कुंडलियां कैसे मिलाई जाती हैं? कैसे मिलाई जाती हैं? देखिए, ऐसा कहते हैं कि 36 गुण होते हैं। हाँ, 36 गुण बोले जाते हैं, आपने सुना होगा। हाँ। तो आप लगाओ कि एक लड़का है, एक लड़की है, 36 गुण इधर है, 36 गुण इधर है। अब उनकी मैचिंग की जाती है बर्थ टाइम, बर्थ डेट को लेकर के, और उन गुणों में से जितने उनके आपस में जितने गुण मिलते हैं, लेकिन कहते हैं 18 से कम नहीं होने चाहिए, 18 से ज्यादा हो तो आप मैरिज कर सकते हैं, लेकिन 18 की 50% कॉम्बिनेशन वहां पर कहते हैं कि आप एग्री है, हर कोई यस कर देता है, उसके लिए भी आप शादी कर सकते हैं। लेकिन जितने ज्यादा अधिक गुण मिलते हैं लाइफ उतनी ही आसान होती है जीवन साथी के साथ। कहीं भी कोई हम दो बच्चों का, लड़का लड़की का, कहीं भी शादी के लिए जब बात चलती है सबसे पहले उनका गुण मिलान होता है। तो किसी के 18, किसी के 20, किसी के 22, 24, 25, 26 गुण जो होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि 28 गुण या 27 गुण मिल जाते हैं, वो बहुत अच्छी कुंडली मानी गई है। 36 के 36 गुण मिलने वाली कोई ऐसी कुंडली आपने देखी या आपने अनुभव किया कभी? मेरी लाइफ में एक दफा हुआ था, लेकिन आज से वो लगभग 6 साल पहले की बात, लगभग आइडिया है मेरा, वो 7 भी हो सकती है, लेकिन 6 साल पहले एक ऐसी कुंडली मेरे पास आई थी जहां 36 के 36 गुण उन बच्चों के आपस में मिले थे। मैं दिन में अगर कहूं तो कम से कम 40 से 50 कुंडलियों का अध्ययन हर रोज करता हूं, आतियां हैं। लेकिन वो 6 साल पहले जो कुंडली आई थी मुझे आज भी याद है, क्योंकि ऐसी रेयर चीजें बड़ी मुश्किल से सामने आती हैं। तो मैंने अपने जीवन में अनुभव भी किया, वो बच्चे मेरे से मिलते रहते हैं आज तक। शादी के बाद कभी भी किसी प्रकार का मुझे कुछ सुनने में नहीं आया उनका। बहुत अच्छा जीवन उनका चल रहा है। ऐसा होता है? बड़ा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको पहले बताया भी, अगर ये कॉन्सेप्ट जो ब्राह्मणों के पास है ना, अगर ये झूठा होता तो नहीं चलता, नहीं चलता, सच्चाई है। सच्चाई। लेकिन वो देखो, पहले बताया भी आपके, आप जिसके पास जाते हो उसका ज्ञान कितना है, उसने अध्ययन कितना किया है, या वो आपसे जो बातें कर रहा है वो मतलब किस प्रकार से कर रहा है, ये भी हो सकता है। क्योंकि कार्य होता है जहां पे उसने आपका उस उपाय के लिए इन्वेस्टमेंट इतना करा दिया, लेकिन फिर भी आपको उसका
फायदा नहीं लगा, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये जो कुंडली है, ये जो ग्रह हैं, ये सब फ्रॉड है। अच्छा। क्योंकि जब तक जिसको प्रॉफिट ना मिले तब तक वो बिलीव नहीं करता कि इस चीज सही सही बात है। प्रैक्टिकल है ये। आप हो, हम हो, कोई भी हो। हम्म। लेकिन एक चीज तो है कि हर किसी कोई भाग्य विधाता नहीं है, ओके। वो भाग्य विश्लेषक है। आगे विशेष विश्लेषक, विधाता नहीं। हम्म। विधाता वो परमात्मा वो है। परमात्मा है। हाँ, लेकिन भाग्य विश्लेषक और भाग्य विधाता में फर्क है। उसने विश्लेषण किया आपकी कुंडली का, लेकिन जरूरी नहीं कि वो विश्लेषण उसने कहीं बार गलत भी हो जाता है। तो यहां से मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये जो जन्म कुंडली है, ग्रह है, ये सब झूठ है। नहीं। क्वेश्चन आ रहा है मेरे वास्तु के बारे में हम्म। कि जो घर बनाते हैं, जो हाँ, हाँ, जब हाँ। हम लोग घर बनाने लगते हैं तो हमें घर का दरवाजा, जो मेन गेट है, कमरे, उसमें वॉशरूम, किचन, वो किस किस मनोदशा में होने चाहिए, कैसे कैसे उनका सेटअप होना चाहिए? कि जीवन में संकट केवल एक आजकल लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया कि कोई समस्या आई बच्चे के जीवन में या किसी पर्सन के जीवन में, वो क्या करता है, सबसे पहले अपनी कुंडली लेकर के दौड़ता है ब्राह्मण के पास, ज्योतिषी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, जाकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण कराता है। जबकि मैंने बताया कि जिस घर के अंदर आप रहते हो वहां का वास्तु भी हमारी लाइफ पर उतना ही इफेक्ट पाता है जितना कि जन्म कुंडली का है। अब जहां पूर्व और दक्षिण का मिलन होता है, जिसे हम अग्नि कोण कहते हैं, वहां अग्नि का वास या अग्नि का पॉइंट है। तो अगर आपके घर का किचन वहां पर है, बहुत कम जीवन में आपको देखने का आएगा कि आपकी जो घर में आने वाली पेमेंटें हैं उनके आने में कोई समस्या हो, या एक मनी का जो फ्लो बनता है उसमें कोई समस्या आए, या जो घर के सदस्यों में एक पेट में गैस आदि की समस्या बनती है खाना खाने के बाद, वो समस्या कम आए। तो पंडित जी, वास्तु के बारे में बात कर लेते हैं। तो कि जो हमारे घर होते हैं तो कैसे बनाने चाहिए, उनका फ्रंट डोर, जो मेन गेट होता है उसके बारे में, रूम्स कितने होने चाहिए, किचन की स्थिति या किस दिशा में होना चाहिए, वॉशरूम हमारा, ड्राइंग रूम, तो उसके बारे में बताएंगे। और थोड़ा थोड़ा सा एक दृष्टि डालिए, कलर किस तरीके का होना चाहिए। हाँ, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। वैसे देखिए, आजकल लोगों में जागरूकता भी आ चुकी है। आज से कुछ टाइम पहले तक वास्तु इतना प्रचलन में नहीं था। मैं ये तो नहीं कह सकता कि प्राचीन समय में तो था, क्यों जहां से पद्धति आई है, अब उनको इसकी जानकारी थी, या जिन महात्माओं ने, जिन साइंटिस्टों ने इसको लिखित में लिखा, बनाया, उन्होंने अनुभव किया, तो कहीं ना कहीं से पद्धति वास्तु की तो आई है। जो प्राचीन वास्तु है और जो न्यू वास्तु है, इसमें हल्का डिफरेंस जरूर आ गया है। अब कैसे है? जो प्राचीन वास्तु था उसमें हमारे घर में कहीं भी टॉयलेट का स्थान नहीं था, लेकिन अब समय की मांग है और समय परिवर्तनशील भी है, तो इसके जानकारों ने जो न्यू वास्तु का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, उसमें 1 से 2 लोकेशन ऐसी रखी गई है जहां आप टॉयलेट बना सकते हैं। जबकि आज से 50, बहुत बाद की बात तो नहीं करता, ओनली 50 से 100 साल पहले आप चले जाओ तो घर में कहीं भी आपको किसी के घर में टॉयलेट देखने को नहीं मिलता था। रियल है। शायद जब हमारे फादर बचपन में रहे होंगे उस समय भी घर में टॉयलेट नहीं था कहीं कहीं।
अच्छा। हाँ, क्योंकि घर एक मंदिर होता है और मंदिर में गंदगी का कहीं स्थान नहीं होता। लेकिन न्यू वास्तु है, समय की मांग थी, कुछ सरकारों ने एक ऐसा बाहर गंदगी फैलाने पर रोक लगाई, तो फिर वास्तु के जानकारों ने वास्तु के अंदर एक ऐसे पॉइंट को चूज किया जहां पर आप टॉयलेट बना सकते हो। अब रही वास्तु, वास्तु की पहले तो आप उत्पत्ति देखें कहां से हुई है। वास्तु की उत्पत्ति हमें सुनने में आता है कि कभी भगवान शंकर महादेव और अंधकासुर नाम का दैत्य हुआ है, उन दोनों में मल्ल युद्ध हुआ था। वो मल्ल युद्ध कहते हैं हजारों लाखों वर्ष तक चला। तो एक दिन भगवान शंकर के शरीर से उस मल्ल युद्ध के अंदर पसीना धरती पर गिरता है और उससे एक ऐसा, मैं उसको ना दैत्य कह सकता हूं, आप उसकी देव में गणना कर सकते हो, जिसे हम वास्तु देव कहते हैं। एक ऐसा प्राणी उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होते ही दैत्य कहने लगे ये हमारा है, देवता कहने लगे हमारा है। उसको इतनी भूख लगी कि उसने देखते देखते, कहते हैं, जीव जंतुओं को, वनस्पतियों को खाना आरंभ कर दिया। जब देवताओं ने, दैत्य ने देखा कि इस प्रकार से तो ये सारे ब्रह्मांड को या इस धरा को अपने अंदर लीन कर लेगा, तो उन्होंने फिर ब्रह्मा से आग्रह किया है। ब्रह्मा जी ने क्या किया, वहां पर दैत्यों के साथ, देवताओं के साथ मिलकर के उस वास्तु को एक चार दीवारी के अंदर बंद किया है। और जो देवता, जो दैत्य उसके ऊपर बैठा उसको दबाने के लिए, जहां उन्होंने उसको दबाया, वहीं पर वास्तु के अंदर उन देवताओं का, दैत्यों का स्थान बन गया। यहां से ये है वास्तु का कॉन्सेप्ट। अब रही बात, अब वास्तु आप कैसे चेक करें। सबसे पहले होता है भूखंड, कोई प्लाट होता है, आपने कोई प्लाट चूज किया, फिर प्लाट चूज किया, प्लाट चूज करने के बाद किस लोकेशन पर क्या बनाना चाहिए। प्लाट चूज करना भी बहुत बड़ी बात है। जरूरी नहीं नॉर्थ फेस का प्लॉट हो, या ईस्ट का हो, या साउथ का हो, या वेस्ट का हो। हर घर के सदस्य को एक ही फेस का प्लॉट सबको माफिक आए नहीं। किसी को नॉर्थ का अनुकूल होता है, किसी को ईस्ट का, किसी को साउथ का, किसी को वेस्ट का। तो वो उसकी जन्म कुंडली से पता लगता है भाई इसको कौन सा प्लॉट किस प्रकार का माफिक आता है। फिर उसके बाद जैसे जो जल का स्थान है, घर में कोई जल का स्रोत हो, कोई समर्सिबल हो, नल हो, वो जो नॉर्थ है, नॉर्थ का पॉइंट जल का माना गया, तो उसका पॉइंट अगर वहां पर आप दोगे तो आपको जीवन में बहुत सी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। तो हमारा जो फेस रहता है, जो मेन डोर का, वो किस साइड में रहना चाहिए? मैंने वही आपको बताया कि प्लाट का फेस वो मैटर करता है, गली उसकी। अब नॉर्मली है, अगर किसी की ईस्ट की गली हो तो वो क्या करेगा, ईस्ट में अपना रखेगा, प्लाट तो ईस्ट में रखेगा। आप यहाँ गेट की बजाय सबसे पहले चूज करें अपना प्लाट किस फेस का है, या हमें किस फेस का प्लाट माफी करता है। बाकी बातें तो सब बाद की है। कहाँ गेट रहेगा, कहाँ हमारा बेडरूम बनेगा, कहाँ हमारा किचन होगा, टॉयलेट होगा, बाथरूम होगा, हमारा ड्राइंग रूम होगा, हमारा वहां पर लॉबी वगैरह। फिर भी थोड़ी सी राय देंगे कि अगर किसी का नाम कृष्ण है तो उसका फर्स्ट
क्या रहना चाहिए, सेकंड क्या रहना चाहिए, थर्ड क्या रहना चाहिए? यहाँ बेसिक नाम का इतना इफेक्ट नहीं होता। तो किस चीज का? यहाँ होता है आपका बिजनेस। बिजनेस। बिजनेस आपका, आप काम क्या करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक दुकानदार है, बिजनेसमैन आदमी है, हाँ। तो नॉर्थ फेस का प्लॉट उसको बहुत प्रॉफिटेबल होता है। नॉर्थ फेस का जो मेन दरवाजा होता है वो? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। कोई सरकारी जॉब में भी, अब कोई आर्मी पर है, कोई पुलिस महकमे है, कोई फायर ब्रिगेड में है, या कोई प्रॉपर्टी का काम करता है, रियल एस्टेट का, तो साउथ का दरवाजा उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और कोई न्यायाधीश है, कोई किसी ने लॉ की है, कोई वकील है, कोई जज है, कोई राजनेता है, तो मैं कह सकता हूं कि उसको पश्चिम का दरवाजा बड़ा प्रॉफिट करता है। तो वास्तु के अंदर बहुत बारीकियां हैं। पहले आपने देखा कि मेरा प्लॉट किस फेस का है, फिर उसकी लोकेशन, उसका मेन गेट किस एंट्रेंस पर है। कहते हैं वास्तु के अंदर 32 पॉइंट होते हैं, 32 गेट की एंट्री के। थोड़ा सा रोशन डालेंगे इस बात पे? जैसे अगर नॉर्थ में आपको किसी भूखंड पर जब आप जाते हो ना, वहां पर जाकर के ये जरूरी नहीं कि आप प्रॉपर साइड को आप कहते हो ये ईस्ट है। कई दफा में देखने में आया है कि आदमी, हम किसी के घर में जाते हैं, कहते हैं जी हमारा तो घर ईस्ट फेस का है, हमारा नॉर्थ फेस का है। लेकिन क्या होता है कि हम जब वहां जाकर के कंपास आदि से चेक करते हैं, दिशा सूचक थे, लेकिन जो उसने लोकेशन बताई ना उससे थोड़ी हटके मिलती है। तो आप किसी भूखंड में कहीं भी बीच के सेंटर में जाकर खड़े होकर के कंपास खोल करके देखो, तो फिर आपको पता लगता है कि आपका जो प्लॉट है वो प्रॉपर किस फेस का है, या उसका मेन गेट कहां पर बनेगा। अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं, नॉर्थ 3 नॉर्थ 4 का एंट्रेंस आपके लिए बड़ा शुभ होता है। ईस्ट 3 ईस्ट 4 का एंट्रेंस आपके लिए बड़ा अच्छा होता है। साउथ 3 और साउथ 4 का एंट्रेंस बड़ा अच्छा होता है, और उसी प्रकार वेस्ट 3 और वेस्ट 4 का। ये चीज जो आप बता रहे हो कि नॉर्थ 3 हाँ, ये कैसे जाना जा सकता है? ये होती है बेसिक डिग्रियां। जैसे धरती है, हमारी धरती गोल है, ठीक है। ऐसे ही आप लगाओ नॉर्थ से, अगर नॉर्थ को आप 0 मानेंगे, 0 वैसे पॉइंट वही है जहां से स्टार्ट माना जाता है, वास्तु गणना शुरू होती है। नॉर्थ से 0 मान करके आप 90 डिग्री पर पूरा ईस्ट होता है, फिर उसके बाद 180 डिग्री पर साउथ होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलो तो 270 डिग्री पर वेस्ट होता है। तो डिग्रियां, कितनी डिग्री पर आपका मेन गेट लगा हुआ है। तो आप या कोई भी वास्तु जानकार कहीं किसी प्लॉट पर जाता है, वो क्या करता है, वहां पर कंपास खोलकर डिग्री चेक करता है, क्योंकि बिना डिग्री के वास्तु की बात ही नहीं हो सकती। जब तक हमारे पास किसी प्लॉट की डिग्री नहीं होगी तब तक हम उसका वास्तु कर ही नहीं सकते। तो अगर एंट्रेंस की बात करें तो N3 N4 का जो एंट्रेंस होता है हमारा 340 से लेकर के और 300 लगभग 55 से 60 का एंट्रेंस होता है, वो नॉर्थ का एंट्रेंस अच्छा माना गया है। इससे इधर उधर जहां भी होगा तो वो समस्या पैदा करेगा। उसी प्रकार ईस्ट का हमारा जो एंट्रेंस होता है वो 70 से 90 के बीच का लगभग जो एंट्रेंस है वो हमें प्रॉफिट देने वाला होता है। उसी प्रकार साउथ का जो एंट्रेंस है, आप
कहें जो मैंने बताया था आर्मी के लिए, पुलिस वाला या उससे फायर ब्रिगेड, जो भी है जो महकमा है उसमें प्रॉफिट देने वाला होता है, वो लगभग 160 से लेके 180 के आसपास का एंट्रेंस होता है, वो मेन गेट आपको प्रॉफिट देता है। और उसके बाद वेस्ट का है, तो वेस्ट का जो 250 से लेकर के और 270 के बीच का लगभग आइडिया है, वैसे वो 2-4 डिग्री का इधर उधर हो सकता है, लेकिन वो लगभग ये प्रॉफिट देने वाले एंट्रेंस होते हैं वास्तु के अंदर। ओके। तो ये 32 गेटों की गणना जो पॉइंट होते हैं, सिर्फ यही पर आकर इनकी समाप्ति हो जाती है। इससे आगे फिर क्या काम करता है, फिर करता है वहां पर जो मैंने वास्तु के अंदर देवता बताए हैं, जो जल तत्व बताए हैं, जो अग्नि तत्व है, एयर है, अर्थ है, स्पेस है, फिर उनका काम रह जाता है। जैसे जहां वाटर एलिमेंट है, वाटर का पॉइंट है, आपके जितने वाटर के पॉइंट हो वहां होंगे तो आपका बिजनेस उतना अच्छा होगा। ठीक। वैसे ही पैसा है, आजकल मनी है। देखिए, स्वास्थ्य, पैसा और परिवार, ये तीनों ही जरूरी है। यहां पे क्या है, अगर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट की बात करूं, नॉर्थ जो है वो आपको बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ाने के लिए है। ईस्ट जो है वो आपके संपर्क कैसे होंगे या वहां से आपको प्रॉफिट मिलेगा, लॉस मिलेगा, वो आपका ईस्ट निर्धारित करता है। साउथ की बात करूं तो साउथ आपको प्रमोशन आदि देता है, अपनी जॉब में कितनी ऊंचाइयों तक आप पहुंचोगे वो निर्धारित करता है आपका साउथ। और उसके बाद वेस्ट जो है आपकी इच्छा, आपकी कामनाएं, उनकी पूर्ति होगी या नहीं होगी, वो आपका वेस्ट निर्धारित करता है वास्तु के अंदर। तो मनोज जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका। और कुछ सीखने को ही मिला। और तो आज का पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। और तो हमारे व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा, तो कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग बातें दोबारा फिर होंगी मनोज जी के साथ, और दोबारा मिलना चाहेंगे आपसे, बिल्कुल कुछ और डीपली बातें करेंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे एंड लेट्स मीट यू अगेन। थैंक यू।